जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 बोर्ड में आने वाले 12 द भूगोल यानी कक्षा 12 के भूगोल है, जिसे भूगोल की इंग्लिश में कहा जाता है जियोग्राफी। 70 नंबर बिल्कुल पक्का आपका हो जाएगा। देखिए 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में 99% चांस है कि यही प्रश्न आपके आएंगे, क्योंकि यह जो प्रश्न है 10 सालों से लगातार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में भी पक्का यही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि आपको एक एक प्रश्न को समझाकर बताऊँगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या पूछा जाता है? तो पहला आपका कौन सा पूछा है? देखिए 2025 बोर्ड में आने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। यह क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके आगे अति लघु उत्तरीय। तो जो बहुविकल्पी प्रश्न है, यह प्रश्न नंबर कितना? यह प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक क्या पूछा जाता है? बहुविकल्पी जो 1 नंबर का होता है। 1 गुणे 8 बराबर 8 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्नों की शुरुआत करता हूं। तो प्रश्न नंबर पहला है, कौन आर्थिक भूगोल से संबद्ध नहीं है? ऐसा कौन सा है जो आर्थिक भूगोल से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर क है कृषि भूगोल, ऑप्शन नंबर ख है विपणन भूगोल, ऑप्शन नंबर ग है पर्यटन भूगोल, ऑप्शन नंबर घ है चिकित्सा भूगोल। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर पहला है, पहले का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि कह रहा कौन क्या प्रश्न था? तो प्रश्न को आप समझिए। प्रश्न यही था कि आर्थिक भूगोल से संबद्ध है। आर्थिक भूगोल से 1 2 3 यह तीनों संबद्ध नहीं है, लेकिन जो यह है यह ऑप्शन नंबर चिकित्सा भूगोल है या यह आर्थिक भूगोल से संबद्ध है। तो पहले का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कि जनसंख्या के आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो छोटा महाद्वीप है, जिसमें जनसंख्या के आकार भी कम पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर क है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ख है ओशनिया, ऑप्शन नंबर ग है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर घ है दक्षिणी अमेरिका। तो प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ओशनिया महाद्वीप है, जो ओशनिया महाद्वीप है वहाँ पर क्या होता है कि जनसंख्या के आकार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ओशनिया महाद्वीप हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। तीसरा प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? कह रहा कि ऐसा वह देश जो मानव विकास सूचांक वाला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक मानव विकास सूचांक वाला जो देश है वह किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन नंबर क है एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर ख है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ग ओशनिया में, ऑप्शन नंबर घ यूरोप में। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? आप एक बार टिक लगाइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। तीसरे का आपका देखिए ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरोप सबसे अधिक मानव सूचांक विकास वाला देश है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्रश्न नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर आपका 4 पूछा है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है? कह रहा है कि ऐसा कौन सा देश है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है? गन्ना मतलब आप समझते हैं, जिसे गाँवों में क्या कहा जाता है? ऊख कहा जाता है। तो वो ऐसा कौन सा देश है पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा ऊख का उत्पादन करता है, गन्ना का उत्पादन करता है, या गन्ना को बोता है, या उस देश के द्वारा निकाला जाता है, गन्ना का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर क है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ख है भारत, ऑप्शन नंबर ग है रूस, ऑप्शन नंबर घ है थाईलैंड। तो जो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करता है पूरे विश्व में, तो आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, यानी ऊख सबसे ज़्यादा किस देश में होता है पूरे विश्व में? तो आपके भारत यानी इंडिया में होता है, हमारे भारत इंडिया में होता है। तो आपका जो प्रश्न नंबर 4 था, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत। प्रश्न नंबर 5वां आपका पूछा है। प्रश्न नंबर 5वां आपका क्या है? प्रश्न 5 है, यूएसए
में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से किसे जंग का कटोरा कहा जाता है? जंग का कटोरा कहा जाए। कह रहा है कि यूएसए में, कहाँ पर? यूएसए, यूएसए, देखिए ये ऐसे लिखा था यूएसए, जिसे क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों में से, कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? यह कुल औद्योगिक क्षेत्र जो ये सब दिया गया है, ये सब जो दिया गया है ऑप्शन, ये सब क्या है? औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है, किसे, ऐसा कौन सा क्षेत्र है इसी में जिसे जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, जंग के कटोरा से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर का आपका है, क्या है? ऑप्शन नंबर का है महान झील क्षेत्र और दक्षिणी अलबामा क्षेत्र। सॉरी, यहाँ तक ये नहीं होगा। देखिए महान झील क्षेत्र, और इसको आप काट दीजिए। देखिए यही वाला जो है, यही वाला चीज़ क्या है, इसको काट देना है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कॉपी हो गया गलती से, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ख है दक्षिणी अलबामा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ग है अटलांटिक तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर घ है पिट्सबर्ग क्षेत्र। तो देखिए आपका जो प्रश्न नंबर पाँचवा है, पाँचवें का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट है। क्या? पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता है? जंग का कटोरा कहा जाता है। तो इसको आप नहीं लिखेंगे, आपको बस इतना और सब लिख लेना है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है, किसी चीज़ को पढ़ना है मन से पढ़ना है। तो आपका जो प्रश्न नंबर 5 था, पाँचवें का ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अब आपका प्रश्न नंबर 6 है, 6 है, प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा खेती व्यापार, सॉरी ये व्यापार भी आप काट दीजिए, क्या है यहाँ पर? खेती है, गलती से लिखा गया खेती। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन नंबर घ आखेट। ऑप्शन नंबर घ बुनाई। तो देखिए जो कौन सा तृतीय क्षेत्र, देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है यही तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या किया जाता है? किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, यानी बोया जाता है। वहीं पर अगर उसको बोने के बाद अगर उसको आटा पिसा, मान लीजिए गेहूँ बोया गया, गेहूँ से अब क्या किया गया? आटा पिसा गया, तो आटा क्या आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आटा आ जाएगा। और गेहूँ बोया गया तो खेत में, तो वह प्राथमिक क्षेत्रक। लेकिन यहाँ पर तृतीय क्षेत्रक पूछा है, अगर उसी गेहूँ का बिस्कुट बना दिया जाए, रोटी बना दिया जाए, तो वह किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। यानी जिसमें सेवा किया जाए वही तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्रश्न नंबर आपके 6 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यापार, व्यापार करना किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। कोई डॉक्टर हैं, टीचर हैं, कोई भी है जो सेवा कर रहे हैं, वो किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अगर वहीं पर किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या हो जाए कि कोई आप पोखरा खुदा दे और मछली जिया दे, कि किस में आएगा? मछली पालन प्राथमिक में आएगा। अगर उसको बेच दिया जाए तो वह द्वितीयक में आएगा, और बेचने के बाद अगर उसको काट कर मछली को बना दिया जाए तो वह तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो आप समझ चुके होंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्र को आप समझ चुके होंगे। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 6 था, 6 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, व्यापार। तो देखिए आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और मानना है। जीवन में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए जीवन में, अगर आप सफल नहीं हैं ना, तो आपको कोई नहीं मानेगा, आपको कोई पैसा नहीं देगा। आप भले ही क्या हैं, गरीब हों, आप कितना भी गरीब हों, लेकिन आपको पढ़ाई करना है। भले ही मजदूरी करके पढ़ाई करना पड़े, लेकिन आपको पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही एक साधन है, यही एक आपके लिए इससे अच्छा साधन, इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं, आप आसानी से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन वहीं घाम में ईंटा बालू ढोया जाए और कोई कार्य किया जाए, कहीं जाकर बाहर बिल्डिंग मारा जाए, कोई भी कार्य किया जाए, तो कितना समस्या होगा। तो देखिए मेरा पढ़ाने का एक ही आपका उद्देश्य है, आपको बताने का कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ, बताऊँ, आपको समझ में आए। क्योंकि आपको समझ में आएगा तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में, अगर आपको याद नहीं रहेगा तब भी आप बनाकर लिख सकते हैं और आप उसको क्वेश्चन को हल
कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट बनाना है, हमको 95 लाना है। तो ऐसी कोई भी शक्ति विश्व में नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक ले। आपके अंदर कितना शक्ति है, कितना क्षमता है ना, ये कोई नहीं जानता है, आप खुद नहीं जान रहे हैं। इसलिए आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आप अपने आप को अगर जान भी रहे हैं तो आप बड़े सपने सोचिए कि हमको इतना लाना है, उतना लाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आपको लाना है, अच्छा नंबर लाना है। तो देखिए आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, इसलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो ख है व्यापार, वही आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां आपका है। प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। कह रहा है कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें साक्षरता दर उच्चतम है, यानी पढ़ाई लिखाई करने वाले की संख्या अच्छा है या ज़्यादा है। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत के। ऑप्शन नंबर क है दमन और दीप, ऑप्शन नंबर ख है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर ग है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर घ है अंडमान व निकोबार अंडमान व निकोबार द्वीप। तो देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 7वां है, 7वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा है लक्षद्वीप जिसमें पढ़ने लिखने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो प्रश्न नंबर 7वां भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा, अगला वीडियो जब मैं आपके लिए लाऊंगा, बनाऊंगा, आपको कोई भी अगर सब्जेक्ट पर चाह रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करिए। उस सब्जेक्ट पर उस क्वेश्चन आंसर को समझाकर इसमें इस चैनल पर बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए और एक क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। बस इतना ही आपको करना है, क्योंकि देखिए आपको सब्सक्राइब करने में आपका पैसा थोड़ी जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि वीडियो जब भी मैं डालूँगा, जब भी वीडियो आपके लिए बनाकर दूँगा, तो आप तक पहले नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा, जिससे आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, आने वाली नई वीडियो को। तो देखिए इस चैनल पर प्रतिदिन आपके जो क्वेश्चन आंसर है कराए जाते हैं। प्रतिदिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आपके क्वेश्चन आंसर ना कराया जाए। प्रतिदिन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 7वां था, 7वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 8वां है। 8वां प्रश्न नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा जगह है जो खनिज नगर। ऑप्शन नंबर क है अम्बाला, ऑप्शन नंबर ख है डिगबोई, ऑप्शन नंबर ग है कोलकाता, ऑप्शन नंबर घ है चंडीगढ़। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 8वां है वह कह रहा है कि खनिज नगर है। कौन सा ऐसा है जो खनिज नगर है। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो डिगबोई नामक जगह है वह क्या है, एक तरह का खनिज नगर है। तो खनिज जैसे क्या होता है, जैसे खनिज तेल होते हैं, और खनिज के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को निकाला जाता है धरातल से खोद करते। ये आपका प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ख राइट है। तो देखिए जो आपका अति लघु बहुविकल्पी प्रश्न था, यह 8 नंबर यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे, जितना कमेंट करेंगे उतना क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन का कमेंट करेंगे उतना क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो 8 नंबर बहुविकल्पी आपका कंप्लीट हो गया, एक नंबर के 8। उसी बाद आपका 9 से लेकर कहाँ तक, 9 से लेकर देखिए आपको मैं बताता हूँ, 9 से लेकर आपका 16 तक, 9 से लेकर 16 तक देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 8 प्रश्न जो आपके अब पूछे जाएंगे, जो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे वह कौन से पूछे, अति लघुत्तरी प्रश्न। अगर आप उस भी अति लघुत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका अति लघुत्तरी में कितना 16 नंबर कंप्लीट होगा। 2 8 16 नंबर आपका अब अति लघुत्तरी में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न के तरफ। तो आप प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिगबोई। तो देखिए ये रहा आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। कौन सा है आपका यह, देखिए 2025 बोर्ड में आने
अति लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 गुणे 8 है, 2 नंबर का 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। बराबर में आपका 16 नंबर यहाँ से भी अब कंप्लीट होगा आपका। तो जो प्रश्न नंबर 8 से लेकर के 16 तक क्या पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो आपको कितने शब्दों में, मात्र आपको कितना 20 शब्द में आपको आंसर। तो जैसे देखिए शब्द कहता है 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, 5 शब्द, 6 शब्द, इसी तरह से आपको 20 शब्दों में आंसर। देखिए 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह से आपको कितना 20 शब्द लिखना है। अगर 20 शब्द से कम आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ और बना के लिख दें, अगर 15 भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिएगा आपकी 20 से कम ना हो, उससे ज़्यादा ही आप बनाकर लिख दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो हम आपको बताएं वही आप छाप दें। आप इतना भी लिख सकते हैं जितना आंसर में दिया गया है उतना ही आप लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोशिश करना है जितने शब्दों में जो भी प्रश्न पूछा जाए उतने ही शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। तो देखिए अब आपका यहाँ से 16 नंबर और कंप्लीट होगा। तो पहला प्रश्न नंबर पूछा है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। अब इसका उत्तर आपको लिखना है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए किसी राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनसंख्या को उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। कि कह रहा है कि किसी राष्ट्र में, किसी भी देश के जो भौगोलिक क्षेत्र है, किसी देश में रहने वाले जो सभी जनसंख्या है उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। मान लीजिए किसी देश में कोई, मान लीजिए हम लोग एक देश में एक भौगोलिक जगह पर एक क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम लोग क्या है, मानव संसाधन है। हम लोग क्या है, मानव संसाधन है। उसी तरह की किसी भी देश में निवास करने वाली जो संपूर्ण जनसंख्या है उस राष्ट्र का मानव संसाधन कहलाता है या मानव संसाधन कहते हैं। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर पहला बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को आपको चाहे वीडियो को रोककर, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको लिख लेना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है, समझ कर जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो प्रश्न नंबर पहला आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा आपका है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है। तृतीय क्रियाकलाप से क्या आशय है या तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। तो लिखेंगे सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। कह रहा है कि सेवाओं के व्यावसायिक उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। कह रहा है कि कोई भी चीज़ का उत्पादन किया जाए और उसको सेवाओं में उपयोग किया जाए। सेवाओं में क्या किया जाए, उपयोग किया। किसी व्यक्ति की सेवा के लिए कोई चीज़ दिया जाए तो वही क्या होता है, व्यावसायिक। मान लीजिए कोई व्यापार हो रहा है, किसी बड़े क्षेत्र पर क्या किया जा रहा है, किसी भी चीज़ को जैसे मान लीजिए दिया जा रहा है, उत्पादन के क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। तो इसके उदाहरण क्या है, अब तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण क्या है। तो देखिए परिवहन, संचार। परिवहन मतलब आप गाड़ी से चल रहे हैं तो वह क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है, क्योंकि उसके अंतर्गत सेवक है। संचार, आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है किसी के माध्यम से, यह क्या है, तृतीय। व्यापार हो रहा है तो पहले किसी चीज़ का उत्पादन हुआ तो प्राथमिक आया, क्या आया, प्राथमिक आया। फिर उसके बाद वह कुछ उसमें उत्पादन करने के बाद उसका मान लीजिए कोई चीज़ बनाया गया तो वह क्या आ गया, तो वह द्वितीयक आ गया, ठीक। लेकिन उसी में अगर वह क्या किया गया, किसी को बेच दिया गया, व्यापार कर दिया गया, तो यह किस में आएगा, तृतीयक के अंतर्गत। तथा नाई, जो नाऊ होते हैं बाल काटते हैं, वो भी क्या है, सेवा कर रहे हैं। धोबी, वह धोबी जो कपड़ा धोते हैं वो भी सेवा। शिक्षक जो टीचर हैं जैसे हम हो गए तो हम क्या है, तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएंगे। डॉक्टर की सेवाएं इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, परिवहन, संचार, व्यापार, नाई, धोबी, शिक्षक, डॉक्टर, तो सभी चीज़ किससे, तृतीय के अंतर्गत आते हैं। तो सेवाओं के क्या है, व्यावसायिक उत्पादन, कोई सेवा कर रहा है और बड़े क्षेत्र पर, बड़े स्तर पर कुछ कर रहा है, चाहे छोटे स्तर पर करे, बस वह क्या करे, किसी भी उत्पादन क्षेत्र को क्या करे, वह की उसकी सेवा करे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप। तो प्रश्न नंबर आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ, इसको आप लिख लीजिए। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा है,
प्रश्न नंबर तीसरा है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं उनका वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे ग्रामीण बस्तियों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है? 3 प्रमुख प्रकार। पहला है सघन अधिवास, दूसरा है अर्ध सघन अधिवास, तीसरा है प्रविकीर्ण या बिखरा अधिवास। तो यही आपका क्या हो जाएगा? भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार भी आपके यह सामने रहा। तो चलिए अब प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 है आपका। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? कहा कि भारत का ऐसा कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था जिसमें पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया? तो उत्तर में लिखेंगे भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तो भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत क्या किया गया? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया या लागू किया गया। तो प्रश्न नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, आपको हार नहीं मानना है कभी भी, आपको हमेशा क्या करना है? लगे रहना अपने लक्ष्य के प्रति। देखिए, ये दुख, ये दर्द सब आपके अंदर है। आप इस अपने बनाए हुए पिंजरे से एक बार बाहर तो निकलिए। आप अपने आप में एक सिकंदर है, आप अपने आप में एक सिकंदर है। आप बहुत महान हैं। आप कुछ भी देखिए, जो महात्मा गांधी थे वो भी एक व्यक्ति थे, जो जहाज को उड़ाए वो भी एक व्यक्ति थे, और एक है थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब का निर्माण किए। जो बल्ब आपके घर में चल रहा है, बैटरी है, इसका निर्माण किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने किए। फ़ोन, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप फ़ोन चला रहे हैं, जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो भी चीज़ देखते हैं फ़ोन से, मोबाइल से रिलेटेड, ये सब बनाया गया। कौन बनाया? इंसानों ने बनाया। तो आप भी इंसान हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। बस समस्या क्या है कि आपको कोई जगाने वाला होना चाहिए। बस अगर आप जाग गए ना, जिस दिन आप जाग गए उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका जो आपकी तैयारी है वो आपकी तैयारी बराबर हो सके। तो देखिए, ये रहा आपका 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या पूछा है? जल संभर प्रबंधन शब्द को परिभाषित कीजिए। जो जल संभर प्रबंधन शब्द है उसको परिभाषित कीजिए। लिखेंगे जल संभर प्रबंधन से आशय उस व्यवस्था से है जिसमें धरातली और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन किया जाता है। कह रहा है कि जो जल संभर प्रबंधन है वह क्या है? उससे आशय वह है कि उस व्यवस्था से है, एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें क्या किया जाता है? धरातलीय और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन किया जाए। किसका? जिसमें किसका? भौम जल संसाधनों, एक धरातली हो गया और भौम जो जल संसाधन है उसका क्या कीजिए? दक्ष प्रबंधन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? जल संभर प्रबंधन कहते हैं। तो आपका देखिए प्रश्न नंबर 5वां भी बिल्कुल आसान ही शब्दों में कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपका है। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है कि प्रश्न नंबर 6 है, भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के 2 ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो अभ्रक का उत्पादन करते हैं। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दे। भारत में अभ्रक का जो वितरण है, जो अभ्रक आ रहा है उसका विवरण दे, उसके बारे में आप बताइए। तो लिखिए, लिखेंगे भारत में अभ्रक कहाँ होता है? झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। कहाँ अभ्रक? इन सभी क्षेत्रों में पाए। इसके अतिरिक्त और जगह पर, इसके अलावा और जगह कहाँ पर? मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल प्रदेशों में पाया जाता है। तो इन्हीं सभी प्रदेशों में क्या पाया जाता है? अभ्रक पाया जाता है। तो चाहे प्रश्न आपका कौन सा, चाहे आपका प्रश्न ए वाला पूछे या चाहे प्रश्न ए वाला पूछे, आपको उत्तर सेम क्या, यही सभी उत्तर को आपको लिखकर आना है। तो प्रश्न नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 7वां है।
प्रश्न नंबर 7वां क्या पूछा है, भारत में रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। भारत में रेल यानी जो रेलगाड़ी है यह चल रहा है, इसके क्या लाभ है, 2 लाभ आप बता दीजिए। तो उत्तर में देखिए आपको लिखना क्या है। पहला लाभ है रेल यातायात का सस्ता, सुगम एवं सुविधाजनक साधन है। अगर आप रेल से जा रहे हैं तो उसमें क्या पड़ रहा है, टिकट आपको सस्ता मिल रहा है, सस्ता पड़ रहा है। लेकिन आप वहीं अगर बस से जाएँ, किसी फोर व्हीलर से जाएँ तो आपको क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। इसीलिए रेल से क्या है, यातायात का सस्ता साधन है, सुगम, सुविधाजनक। सुगम यानी अच्छा है और सुविधाजनक, बहुत ही सुविधा से हम लोग रेल में क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। यही इस उत्तर का कहने का मतलब। दूसरा क्या है, रेलें कृषि, उद्योग, वाणिज्य का विकास करती हैं। जो रेल है, रेलों से क्या होता है, इनसे रेलें से क्या होता है, कृषि, उद्योग, वाणिज्य का विकास करती हैं। तो रेलों को द्वारा अगर आप इससे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो बहुत सारे वस्तुओं को लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इससे रेलों से क्या होगा, उद्योग में सहायता हो सकता है, वाणिज्य यानी लेन देन में हो सकता है, और इन सभी चीज़ों का विकास करती हैं। तो आपका जो प्रश्न नंबर 7वां है, प्रश्न नंबर 7वां भी बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8वें के तरफ। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां का, भारत के निर्यात की किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताइए। भारत के निर्यात की, एक देखिए एक क्या होता है, एक होता है आपका, अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आयात। क्या होता है, एक एक होता है आयात। अगर कोई भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को अगर अपने देश में लाया जा रहा है किसी दूसरे देश से, तो वह क्या है, आयात हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे देश से कोई वस्तु किसी दूसरे देश में जा रहा है तो वह क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। यानी अपने देश में आने वाली वस्तु को आयात कहते हैं, और दूसरे देशों में वस्तु को जाने वाली जो वस्तु है उसे क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो आयात और निर्यात क्या होता है आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, निर्यात करने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताइए। तो भारत से दूसरे देश में क्या जाता है, चाय जाता है। चाय कहाँ पर होता है, असम में सबसे ज़्यादा होता है। वहीं पर सूती वस्त्र भारत में निर्यात की जाने वाली 2 प्रमुख वस्तुएं, सूती वस्त्र जाता है और क्या जाता है, चाय। ये सब निर्यात की जाने वाली प्रमुख 2 वस्तुएं हैं जो दूसरे देशों में जा रहा है। ठीक इसी तरह से अगर कोई खनिज तेल है, पेट्रोल है, यह सब अगर दूसरे देश से आ रहे हैं तो वह किसके लिए, वह क्या कहलाएगा, तो वह आयात कहलाएगा, जो हमारे देश में आ रहा है। लेकिन हमारे देश से कोई चीज़ जा रहा है तो वह निर्यात के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 8 था, तो 8वां भी आपका बिल्कुल प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए 2 गुणे 8 यानी 2 गुणे 8 बराबर 2 अठे 16 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया, और 8 नंबर का आपका मैं बहुविकल्पीय बताया था। तो 16 8 कितना हो गया, 24 नंबर आपका इस वीडियो से कितना, 24 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। तो यही था आपका, जो भी आपका जो था यही क्या था, 2025 बोर्ड में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह कक्षा 12 का है, भूगोल यानी जियोग्राफी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो आपको अगर चाहते हैं कि आप 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2025 में 99% यही सब प्रश्न आएंगे, क्योंकि यह प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं उन्हीं सभी प्रश्नों को कराता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं, और किसी भी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना कर दें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।